के स्टार्ट में हम क्लेरा को देखते हैं जो कहती है कि मैं एक ऑर्फन गर्ल थी। मीन्स मेरे फादर ने मैजेस्टी के लिए अपनी जान दे दी थी। तब से मैजेस्टी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। 3 मंथ मेरी शादी प्रिंस एथेन से होने वाली थी, लेकिन आज पॉलिटिकल मैरिज की वजह से मुझे मैजेस्टी से मिलना पड़ रहा है, जहाँ पर वो मैजेस्टी से कहती है कि नॉर्दर्न प्रिंस से वो शादी करेगी, लेकिन उसके फादर साफ साफ मना कर देते हैं। हमारी ब्लड लाइन से ही उस नॉर्दर्न किंग से शादी करेगी, ना कि तुम। कहती है मैं जानती हूँ फादर कि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं प्रिंसेस से शादी नहीं कर सकती, मुझे नॉर्दर्न प्रिंस से ही शादी करनी है। अब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि प्रिंस एथन की वजह से, क्योंकि वो इसाबेला से शादी कर रहा है। कहती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पता चलता है कि जब प्रिंस एथन वापस आ रहे थे तो सारी प्रिंसेस कहती हैं कि आकर सबसे पहले प्रिंस आज तुम्हें प्रपोज करेंगे, तुम शादी की तैयारी कर लो। प्रिंस बहुत ही स्पीड में मैजेस्टी के पास आते हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया है, बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करके आए हो, इसी वजह से अब मैं तुम्हें भी एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। जल्द से जल्द प्रिंसेस क्लेरा से शादी कर लो। कहते हैं नहीं नहीं फादर, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसाबेला से शादी करना चाहता हूँ। सबके बीच में ये हड़कंप मच जाता है कि जो प्रिंसेस थी उसे छोड़कर भला प्रिंस एक लो स्टेटस की लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं। कहते हैं क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यह क्लेरा फादर से बोलती है कि फादर, जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो किसी और से प्यार करता है और मेरा अब उससे सब नाता खत्म हो चुका है। कहते हैं अगर तुम ऐसा ही चाहती है तो ठीक है, मैं शादी के लिए हामी भरता हूँ, लेकिन याद रखो कि अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम वापस आ जाओगी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वहां के मैजेस्टी के बारे में सिर्फ एक ही अफवाह है कि वो बहुत ही खतरनाक है। कहती है मैं बस यहाँ का एहसान उतारना चाहती हूँ, इस राज्य का एहसान उतारना चाहती हूँ, अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मेरी बहन वहां पर जाएगी उसे कष्ट ही मिलेगा, तो क्यों ना वो कष्ट मैं सह लूं। कहते हैं ठीक है। नीचे झुककर अपने फादर को ग्रीट करती है। अभी वो डे केयर लेकर आ रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इसाबेला आ जाती है। वहां पर प्रिंस उसकी बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे होते हैं, उसे कपड़ा दे रहे होते हैं कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। सेम क्लेरा को याद आता है कि कुछ टाइम पहले प्रिंस उसकी ऐसे ही केयर किया करते थे कि ठंड ना लग जाए, अपना ध्यान रखना, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। प्रिंस कहते हैं कि तो तुम्हें डे केयर मिल गया है, कौन शादी कर रहा है आखिर उस नॉर्दर्न प्रिंस से। कहती है कि आपको जानने की उत्सुकता नहीं हो रही, कहीं मैं वो तो नहीं। कहते कुछ भी हो, लेकिन वो तुम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो मेरे प्यार में पागल हो। कहते हैं मेरी बात तो सुनो। इजाबेला कहती है तुम क्यों इस तरह प्रिंस को परेशान कर रही हो, मुझे पता है कि लीगल वाइफ तुम ही बनोगी, मैं तो सिर्फ कंकुबाइन बनूंगी, फिर भी तुम बार बार प्रिंस को परेशान कर रही हो। मेरी गलती है कि जो मैं यहाँ पर आ गई और इस तरह प्रिंसेस क्लेरा को परेशान कर रही हूँ। कहते हैं प्रिंस ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और अभी जो है प्रिंसेस इसाबेला की तबीयत बहुत खराब है, तो याद रखो इस तरह तुम इसाबेला को परेशान नहीं कर सकती। मैं उसे कैरिज में लेकर घर जा रहा हूँ, तुम अपने आप किसी और चीज से आ जाना। वो उसे लेकर चले जाते हैं। क्लेरा देख देख कर बस उसे पछता हो रहा था कि उसने जिस इंसान से इतना प्यार किया, असल में तो वो उसका कभी था ही नहीं। वो आसमान की तरफ देखती है, बर्फबारी बहुत तेज से हो रही होती है। याद करती है कि जब एक बार जब प्रिंस बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस गए थे और बर्फ में उनकी बॉडी पूरी तरीके से जम गई थी, तब वही थी जो बचाने गई थी प्रिंस को। वापस आते आते वो अपने महल के सामने बेहोश होकर गिर जाती है। फिजिशियन कहते हैं कि ये तो मौत के द्वार पर खड़ी है, इसे किसी भी तरीके से बचाना पड़ेगा। ये सब इथेन की गलती है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसी वजह से हुआ। अब दूसरी नौकरानी नीचे बैठकर कहने लगती है प्लीज मेरी मिस को बचा लीजिए, कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम लोग अपनी मिस को बचा सकते हैं। कहते हैं कि हाँ बस एक ही चीज है, अगर तुम उसे ला पाओ। कहते हैं क्या है, मुझे बताओ ना प्लीज, मुझे बताओ ना। कहते हैं रिवाइवल पिल। तो नौकरानी लेकर उसे भाग रही होती है, लेकिन इतनी देर में प्रिंस आकर उसे रोक लेते हैं। कहते हैं क्या हुआ है क्लेरा को, मुझे बताओ। तब इस पर वो बताने लगते हैं प्रिंसेस की तबीयत बहुत खराब थी, इसी वजह से उसे ये रिवाइवल पिल देनी है जिससे मिस ठीक हो जाए। कहते हैं नहीं, रिवाइवल पिल मेरी फियांसे को चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। कहते हैं नहीं नहीं प्रिंस आप ऐसा मत करिए, प्रिंसेस की तबीयत सच में बहुत खराब, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। वो नीचे बैठ जाती है और बहुत देर से माफ़ी माँगने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ दे दीजिए। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर इसाबेला आ जाती है, कहती है कोई बात नहीं आप दे दीजिए, मैं मर भी गई तो कौन-सी बड़ी बात है, आखिर प्रिंसेस ज़िंदा रहनी चाहिए। कहती बस करो नाटक तुम इसाबेला, हमेशा ऐसे ही नाटक क्यों करती हो? तुम्हारी वजह से मेरी मिस मरने की कगार पर है। लेकिन प्रिंस उसको एक बहुत देर से पैर मार देते हैं कि झूठ बोलने की एक बात होती है, कल एकदम ठीक-ठाक थी, आज एकदम बेकार हो गई। कहती है कि आप पछताएँगे एक दिन, इतना पछताएँगे कि आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। याद करो कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते थे एक टाइम पे क्लेरा से। फिर से इसाबेला नाटक करने लगती है कि मैं आप दोनों के रास्ते में आ गई। मेरी तबीयत इतनी खराब है, शायद सिस्टर इसी वजह से आपका अटेंशन पाना चाहती है, इसी वजह से वो नाटक कर रही हैं।
लीजिए प्लीज़ दे दीजिए, हमारी मिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इज़ाबेला कहती है कि दे दीजिए, गले लग जाती है, कहती है मेरी पोज़ीशन तो वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट है। कहती है कि बस करो प्लीज़ मुझे पिल दे दो। लेकिन प्रिंस बहुत तेज़ से पैर मार देते हैं कि मैं सिर्फ़ इज़ाबेला को बचाऊँगा, ना कि उस क्लेरा को। वहाँ पर इज़ाबेला नाटक करती है बेहोश होने का। फिजिशियन कहते हैं कि तुम्हें पिल मिली या नहीं मिली? कहती है नहीं मिली, क्योंकि जो है प्रिंस ने उसे छीन लिया। और दासी बैठकर प्रे कर रही होती है कि प्लीज मेरी प्रिंसेस को बचा लो, बचा लो। यहाँ पर होश तो आ जाता है प्रिंसेस को, लेकिन क्योंकि वो अंदर से बहुत ही कमजोर हो गई थी, तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। कहते तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे मिल नहीं पाया था, इसी वजह से तुम्हारे लिए ये दवा लेकर आया हूँ। लेकिन जब आँख खोलते तुम्हें इज़ाबेला होती है। कहती क्या हुआ? प्रिंस को याद कर रही थी क्या? लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी मेडिसिन लेकर आई हूँ। जबरदस्ती पिलाने लगती है तो वहाँ पर तुरंत ही उसको थप्पड़ मार देती है। कहती जाओ यहाँ से, निकलो अभी के अभी। कहती इसे यहाँ से निकालो, मैं इसे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। दोनों दासियां मिलकर उसे निकाल रही होती है, धक्के मार कर। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो गले लगकर रोने लगती है कि ये लोग मुझे धक्का दे रही है, मैं तो बस मिलने आई थी। प्रिंस कहते हैं इतना जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। कहती है मैं भला जेलस, किससे जेलस हो सकती हूँ? इज़ाबेला कहती है सिस्टर को बस मेडिसिन दिया, इन्होंने मुझे बहुत तेज से मारा। मैं एक लो बॉर्न हूँ ना, इसी वजह से मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं सर्वाइव कर नहीं सकती। कहती बस करो, मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर जो तुमने किया है पहले वो भी बताओ। कहती है मैं तो बस दवा देने आई थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं एक बड़े घर की बेटी नहीं हूँ, इसी वजह से बस मेरे साथ ये बिहेव किया जा रहा है। प्रिंस कहते हैं तुम्हें तमीज नहीं है, कैसे तुम ऐसे बिहेव कर सकते हो? कहती इससे पूछो ना इसने मेरे साथ क्या बिहेव किया है। कहते हैं मुझे इज़ाबेला पर पूरा भरोसा है। कहती है अगर इस पे भरोसा है तो जाकर शादी कर लो, मेरे रास्ते में मत आना। कहते तो तुम किससे शादी करोगे बताओ ना? उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है ये ब्लड कैसा? इज़ाबेला कहती है कि मैं जानती हूँ ब्लड पहले ही इस पर लगा, मेरी हैंकी थी। इज़ाबेला कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे चक्कर आ रहा है। तुरंत ही क्लेरा कहती है अब कि इसके झांसे में पड़ोगे तो बहुत पछताओगे। कहते हैं आज तुमने बहुत उदास किया है मुझे। अब क्लेरा को गुस्सा आता है कि तुम दोनों जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। प्रिंस इज़ाबेला को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो आकर फिर से बैठ जाती है और देखते हैं कि दिन रात वो अपनी शादी के लिए जो है वहाँ पर कपड़े तैयार किया करती थी, और पीछे से प्रिंस आते थे। उसके कपड़े बनाने की वजह से वो उससे थोड़ा डरते भी थे कि उसके हाथों पे चोट लग जाएगी, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। कहती है कि ये कपड़ा जो मैंने उसके लिए बनाया था कि उससे शादी करूंगी, लेकिन आज मैं सब कुछ पीछे छोड़ रही हूँ। जितार रखा होता है। कहती है कि वाह ये तो मेरा जितार है। लेकिन इतनी देर में इज़ाबेला आती है। कहती है मैं इसे लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। कहती है वापस करो, ये मेरा है। लेकिन वो नीचे छोड़ देती है और वो टूट जाता है। वो इम्प्रेस दे द्वारा दिया गया एक तोहफा था। दासी नीचे बैठकर रोने लगती है कि मेरी गलती है। क्लेरा कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना? तुम्हें बहुत मजा आता है कि इम्प्रेस डाउनकर का जितार नीचे गिरा कर तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। दासी से थप्पड़ मारो। जैसे थप्पड़ मारने चलते हैं तभी प्रिंस आ जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेला फिर से गले लगकर रोने लगती है कि ये जानबूझकर सिस्टर मेरे साथ ऐसा हमेशा करती है, कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इम्प्रेस डाउनकर द्वारा दिया गया तोहफा था, उनका आखिरी तोहफा। प्रिंसेस दोनों ही उससे जितार सीखा करते थे। यहाँ पर इम्प्रेस डाउंगर ने उसे वो गिफ्ट के रूप में दिया था। इज़ाबेला कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन क्लेरा ने मुझे बहुत ही ज्यादा स्कॉल्ड किया, इसकी वजह से ये मैटर ज्यादा ही उलझ गया। प्रिंस कहते हैं ठीक है, जितार ही तो था, इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लेरा बहुत देर से रो रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको लेकर अपने साथ बैठूंगी। इधर अभी हम देखते हैं कि क्लेरा कहती है कि मुझे लेकर चलो। अभी ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर जा रही है। पता चलता है कि वो मार्केट में गई होती है, उसने चेहरे के लिए कई सारे मास्क खरीदे होते हैं। वहां पर इज़ाबेला और प्रिंस भी होते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर जो है प्रिंस जाते हैं। कहते क्लेरा वो क्या है ना कि इज़ाबेला का बहुत मन घूमने का कर रहा था, इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि लैटन फेस्टिवल भी है? कहती है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, तुम्हें जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो। कहते हैं क्या मतलब, तुम कहाँ जा रही हो? कहती कहीं भी नहीं। इस पर चिंता होती है थोड़ी बहुत प्रिंस इथन को कि कहीं क्लेरा उससे दूर न चली जाए। तो कहते कहाँ जा रही हो, बताओ ना कहाँ जा रही हो? तभी फिर से इज़ाबेला नाटक करती है कि मुझे बेहोशी आ रही है, मुझे घर जाना है, शादी की तैयारी भी करनी है। आखिर मेरी फैमिली मेंबर कोई भी नहीं, मुझे बस प्रिंस से ही सहारा चाहिए। वो पुराने टाइम को याद करती है कि जब भी वो वहाँ पर प्रिंस के साथ आती थी तो अपनी फेवरेट लैटर्न लेती थी, दोनों साथ में हाथ पकड़कर कैंडल जलाते थे। इज़ाबेला भाग कर जाती है, सामने खड़ी हो जाती है, सब लैटर्न को देख रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। पर तभी प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि ये लो तुम्हारे लिए। वो ले लेती है, लेकिन इज़ाबेला कहती है कि ये तो रैबिट है, ये तो मैंने सोचा मेरे लिए होगा, ये मुझे बहुत पसंद है। तब इस पर प्रिंस कहते हैं अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। कहती ठीक है।
वो नीचे गिरा देती है। इस पर प्रिंस कहते हैं तुमने जानबूझकर ये किया ना, बोलो ना ये तुमने जानबूझकर किया। इतनी देर में वहाँ पर एशियन आ जाते हैं हमला करने के लिए। वो डायरेक्ट क्लेरा के ऊपर अटैक करने चलते हैं। जो क्लेरा की दासी होती है ना, वो सामने आ जाती है और वो तलवार उसको लग जाती है। वो चिल्ला रही होती है कि कोई बचा लो, कोई बचा लो। कहती है प्रिंसेस मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, मैंने आपके लिए सब कुछ किया है, बस अब आप अपनी जिंदगी जीना, किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। ये आपकी ज़िंदगी है, ये लीजिए, खा लीजिए। मैं जानती हूँ आप हमेशा ही मेरे लिए बनाया करती थी। कहती लिली प्लीज़ होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? वहाँ पर लिली की डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ देखती है कि प्रिंस लड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जान बचाई होती है किसकी? इज़ाबेला की। सैनिक आते हैं, कहते हैं कि मैजेस्टी की तरफ से सैनिक आ गए हैं, आप चलिए, आप अब एकदम सुरक्षित हैं। नॉर्दर्न डायनेस्टी से किंग आए हैं, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। क्लेरा खड़ी होती है, कहती तुम्हारी वजह से आज मेरी लिली की डेथ हुई है। जोरदार थप्पड़ मार देती है। कहते तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? कहते क्यों? तुम्हारे लिए कौन ज्यादा जरूरी था? तुम्हें पता था कि इसाबेला के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है, अटैक मेरे ऊपर हो रहा है, उसे तो कोई छुएगा भी नहीं। एक कॉमनर को छू भी कौन सकता है? तब भी तुमने सिर्फ इसाबेला की वजह से मेरी लिली की जान ले ली। कहते थे एक नौकरानी ही तो थी। कहते तुम्हारे लिए नौकरानी रही होगी, लेकिन वो मेरी दोस्त थी, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए, साथ में मरते भी, साथ में जीते भी, लेकिन तुमने सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन तुमने हर एक प्रॉमिस तोड़ दिया है। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कैसे बचाया था? कहते हैं कि हाँ बचाया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नौकरानी के लिए तुम मुझसे लड़ोगी। अब वो भी थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, लेकिन इसाबेला कहती है कि तुम ऐसी हरकतें करोगी तो प्रिंस तुम्हें मारेंगे ही ना। कहते हैं हाँ सही बात, तुमने बहुत ही सिंपल चीज की है। कहते तो ठीक है, आज के बाद से तुम मुझसे दूर रहना। प्रिंस कहते हैं जेलेसी की सीमा तुमने इस हद तक पार कर दी है कि तुम इसाबेला से नफरत करने लगी हो, साथ में मुझसे भी। कहते हैं दूर हो जाओ मुझसे, मेरी नजरों के सामने मत आना। कहते हैं नॉनसेंस मत करो। तभी वहां पर क्लेरा जाती है और लिली के पास जाकर बैठ जाती है, बहुत तेज से रोने लगती है। उसे हर एक चीज लिली की याद आती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मतलब मरने के लिए भी तैयार, और आज आखिर उसने उसके लिए जान दे भी दी। वो हमेशा कहती थी वो उसके साथ बूढ़ी भी होगी, लेकिन आधे रास्ते में वो उसको छोड़कर चली गई। उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है और अभी उसकी अंतिम याद में वो पेपर जला रही होती है। तभी वहां पर प्रिंस आ जाते हैं। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे तुमसे शादी तो करनी है, और तुम मेरी वाइफ बनोगी। इसाबेला कहती ठीक है, उसे अकेले ही रहने दो थोड़ी देर, ताकि वो अपनी ही दोस्त को याद कर सके। वहां पर जाएंगे तो फिर से हंगामा होगा। अभी रेड ड्रेस बनकर आ जाती है वहां पर उसके लिए, क्योंकि उसकी शादी कुछ ही टाइम बाद है। कहती है ठीक है, क्या ये बात प्रिंस को पता चली? कहते नहीं, प्रिंस को नहीं पता चली। कहते उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। वहां पर जितना भी गिफ्ट था वो भी आ चुका है। पहले हमेशा ही प्रिंस इथन क्लेरा के लिए कुछ ना कुछ लाया करते थे, हेयर पिन वगैरह, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। कहती है कि क्या आप हमेशा मेरे लिए लाएंगे? कहते हैं हाँ, जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे लिए ये सब कुछ। आज उन सब चीजों को देखकर उसे बस प्रिंस इथन की याद आ रही थी। पर इसाबेला फिर से आ जाती, कहती सिस्टर मैंने तुम्हें अपसेट किया ना, इसी वजह से मुझे माफ कर देना। माफी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो उससे लड़ती ही नहीं बल्कि वापस चली जाती। कहती वाह, मुझसे लड़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, जो मेरा है मेरे पास आकर ही रहेगा। प्रिंस इथन वापस आते तो इसाबेला खड़े होती है, तो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है कुछ नहीं, गिफ्ट्स देख रही थी जो आपने जो है क्लेरा के लिए भेजे हैं। कहते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट की तैयारी नहीं की, लेकिन याद रखोगी जैसे ही शादी होगी तो तुम्हारे लिए भी उतने ही गिफ्ट की तैयारी करूंगा। कहती थैंक यू सो मच, मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। कि मैं प्रिंस को जाना पड़ता है वहां से, और बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है। क्लेरा के जाने का टाइम था तो प्रिंस इथन कहते हैं यहाँ पर सब लोग खड़े कौन है, आखिर किसकी शादी हो रही है, कौन शादी कर रहा है? वहां पर जब सामने मैजेस्टी आ रहे होते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन प्रिंस की जान तो तब निकल जाती है जब सामने क्लेरा खड़ी होती है। कहते हैं अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये रेड ड्रेस तुमने क्यों पहन कर रखी है? कहती है कि फादर और डॉटर का रिश्ता आज से यहाँ पर खत्म होता है। वहां पर मैजेस्टी और क्लेरा एक ड्रिंक करते हैं। कहती है कि मैं इस राज्य के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हूँ और नॉर्दर्न प्रिंस से शादी कर रही हूँ। कहते हैं ये झूठ है, तुम मुझसे शादी करोगे, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। मैजेस्टी कहते हैं मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छे से रहेगी, बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल भी करेगी। कहती है फादर मुझे आपकी बहुत याद आएगी। कहते हैं हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। याद रखो कि जब भी मुसीबत हो बस एक संदेशा छोड़ देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और प्रिंस को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि क्या सच में क्लेरा शादी कर सकती है। कहते हैं मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो। कहते हैं फादर आप बताओ ये क्या कर रहे हैं?
क्लेरा से मैं प्यार करता हूँ, तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं तुम तो इज़ाबेला से प्यार करते हो ना, तुम्हारी शादी भी उससे फिक्स हो चुकी है तो तुम ये नहीं कर सकते। कहते हैं कि क्लेरा मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। रास्ते में खड़े होते हैं और हर एक चीज़ पुरानी याद कर रहे होते हैं कि कैसे क्लेरा ने उसके साथ इतना अच्छा टाइम बिताया है। इधर इज़ाबेला बैठी होती है और प्रिंस वापस आते हैं, कहती क्या हुआ आप इतना ज़्यादा उदास क्यों हैं? कहते हैं मैंने सोचा था कि क्लेरा सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी, लेकिन उसने नॉर्टन के प्रिंस से शादी कर ली। कहती तो फिर क्या हुआ? अच्छी बात है। हम दोनों के रास्ते से वो हट गई। कहती क्या मतलब हट गई? मैं उसे प्यार करता हूँ। कहती है नहीं, आप उससे प्यार नहीं सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तभी पता चलता है कि क्लेरा वापस आ चुकी है। कहती क्या हुआ? सच में तुम मेरे लिए वापस आई हो क्या? वो सामने बैठ जाती है। कहते मुझे पहले से भरोसा था कि तुम मुझसे ही शादी करोगी, लेकिन पता चलता है कि जो नॉर्दर्न प्रिंस है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसी वजह से क्लेरा को अभी यहाँ पर ही रहना पड़ेगा 1 मंथ के लिए। उसके बाद मैजेस्टी खुद उसे लेने के लिए आएंगे। रास्ते में ही कैरिज रोक लिया गया था और नॉर्दर्न प्रिंस के सैनिक ने बताया था कि गलतफहमी मत रखिएगा, आपको प्रिंस खुद लेने आएंगे, तब तक के लिए आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। कहती है इज़ाबेला नाटक करने की एक हद होती है। प्रिंस का दिल जीतने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, ताकि प्रिंस तुमसे शादी कर ले। यहाँ पर प्रिंस सोच लेते हैं कि ये मेरे लिए सरप्राइज है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं क्लेरा से शादी कर लूंगा और उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पता चलता है कि नॉर्दर्न प्रिंस ने एक गिफ्ट भी तैयार किया, हेयर पिन, जो उसकी माँ की होती है। कहते हैं घटिया सी हेयर पिन तुम्हें मिली है, इससे तुम खुश हो गई? मैं तुम्हें अच्छे से हेयर पिन दूंगा। कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, इसी वजह से अब दूर रहना। इजाबेला पूरे टाइम कह रही होती है प्रिंस आपको इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, या आपको फंसा रही है। प्रिंस अभी पूरी तरीके से क्लेरा का दिल जीतना चाहते थे। अभी वो रूम में बैठी होती है, तभी उसके लिए अच्छा सा खाना आता है। पता चलता है प्रिंस इथिन ने खाने का इंतजाम किया है, जैसे वो पहले किया करते थे और अब फिर से कर रहे हैं। वो पुराने टाइम को याद करती है, कहती वाह क्या बात है। और प्रिंस इथिन ने उसका जितार भी बनवा दिया था। कहते हैं कि देखो मैंने बिल्कुल पहले जैसा कर दिया है। कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी इससे जरा से भी प्यार नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती और तुम्हें उस एनिमी से प्यार हो गया है। तब यहाँ पर इज़ाबेला आ जाती है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि आप मुझसे भी नफ़रत करती हैं, लेकिन प्लीज़ पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। वहाँ पर तुरंत ही वो नूडल्स अपने ऊपर ही गिरा लेती है। कहती है ये क्यों किया तुमने? वो इज़ाबेला को नीचे बैठाते, कहते तुम्हारे हाथ पर चोट तो नहीं लगी? क्लेरा के हाथ भी जला होता है। कहती मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी ही गलती होगी। कहती हाँ सिस्टर, आप भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्लेरा कहती है कि ध्यान से देखो किसका हाथ जला है, किसका नहीं जला है। सेम पहले जैसी गलती फिर से प्रिंस एथन कर रहे थे। कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम इज़ाबेला को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इस तरह की हरकतें तुम मत करो। मैं तुम्हारी रेपुटेशन बचा कर ही रहूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। कहती है मुझे तुम्हारी कोई रेपुटेशन नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से और इज़ाबेला से शादी करो। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मैं नॉर्दर्न प्रिंसेस से शादी करूंगी और उनके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। कहते याद रखो कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, एक दिन तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होगा। कहती है मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, निकलो अभी के अभी यहाँ से। दासी कहती है प्रिंसेथन आप सच्चाई और बुराई में फर्क नजर ही नहीं आता। कहते तो ठीक है, इस दासी को पटक पटक कर मार डालो। कहती खबरदार अगर इसको हाथ भी लगाया। वहां पर लगातार उसको कई सारे थप्पड़ मारे जाते हैं। कहती बस बहुत हुआ। लगातार बस प्रिंस को देख रही होती है। कहती है कि बर्दाश्त की एक सीमा होती है, तुमने उस सीमा को पार कर दिया है। माफी मांगती हूँ तुमसे, और लेकिन मेरी दासी को छोड़ दो। कहती है ठीक है मैंने माफ किया। तो वहां पर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। कहती है कि याद रखो प्रिंस कि तुम मेरी नजरों में गिर चुके हो, मैं तुम्हें देखती हूँ तो घिन आती है मुझे। वो भी माफी मांगती है कि इजाबेला से कि जाओ यहाँ से प्लीज, मेरी मिस को छोड़ दो। कहती है मैंने छोड़ दिया। इजाबेला अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर रही थी वहां। तुरंत ही इजाबेला कहती है मैंने तो बस ऐसे ही किया था। लेकिन प्रिंस कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है। याद रखो कि तुम करने की कोशिश क्या कर रही थी। आज मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन मैं तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से कर रहा हूँ, ना कि तुमसे प्यार करता हूँ। कहती है कि क्या सच में आप उससे इतना प्यार करते हैं कि मुझे 1% भी जगह नहीं दे सकते? कहते हैं नहीं दे सकता मतलब नहीं दे सकता। इजाबेला कहती है जो मेरा है मैं उसे लेकर ही रहूंगी। अभी हम देखते हैं कि दोनों नील डाउन होते हैं, तभी इजाबेला फिर से आ जाती है। कहती सिस्टर तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन कभी भी प्रिंस का दिल नहीं जीत पाओगे। कहती मुझे जीतना भी नहीं है। इनसिक्योर हो रही हो ना, तो और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाओ, क्योंकि जिस दिन मैंने प्रिंस का हाथ थाम लिया ना, उस दिन तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मारने चलते हैं तभी प्रिंस फिर से आ जाते हैं।
कहते हैं कि जब भी मैं थोड़ी देर के लिए अलग होता हूँ, इज़ाबेला को मारने क्यों लगती हो? कहती है मैंने तो पहले ही कहा था प्रिंस, देखो मैंने तुम्हारे लिए पीनट्स का सूप लेकर आई हूँ, पी लो। कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे इससे एलर्जी है। कहते हैं पी लो, अगर वो माफ़ी माँग रही है तो प्लीज़ पी लो। अभी यहाँ पर वो पुरानी बातों को याद करती है कि जब भी वो उसके साथ खाने के लिए बैठती थी तो उन दोनों का प्यार, क्योंकि पूरी कंट्री को पता था कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। वो तुरंत ही उसे पी लेती है। कहती सिस्टर तुम्हें पसंद तो आया है ना? कहती हाँ बहुत पसंद आया है, जाओ यहाँ से। वो तुरंत ही इज़ाबेला को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन्फेक्शन पूरी बॉडी पे बढ़ रहा होता है। इज़ाबेला फिर से आती है, कहती है याद रखो कि ईथन सिर्फ मेरा है, उसके दिल पर मेरा कब्जा है। क्लेरा कहती है कि याद रखो कि ये तुम्हें डर है कि कहीं मैं प्रिंस का दिल ना जीत लूं, इसी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। तुम जाओ और उसका दिल पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करो, वरना जो तुमने मेरे साथ किया ना उसकी पनिशमेंट तुम्हें पूरी मिलेगी। कहती क्या करने की कोशिश करो? कहती इसे पकड़ो, उतने ही थप्पड़ मारो जितने तुम्हें मारे गए हैं। 20-30 थप्पड़ तो उसे लगातार मारे जाते हैं, उसके गाल लाल कर दिए जाते हैं। इधर अभी वो बैठी होती है, उसकी तबीयत भी खराब हो रही होती है। कहती है कि आप प्लीज़ अपनी दवा ले लीजिए सही टाइम पर। तब यहाँ पर प्रिंस इथेन आ जाते, कहते हैं इज़ाबेला के साथ जो तुमने किया वो सही नहीं किया है। कहते हैं क्या मतलब है कि तुम नाटक कर रहे हो ताकि तुम इज़ाबेला से माफ़ी ना माँग सको? कहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है। वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है, ठीक हूँ लेकिन मेरी नज़रों से दूर चले जाओ तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। कहती हेल्प? जाकर हेल्प करो, यहाँ पर मत बैठो। कहते ये लो मैं तुम्हारे लिए कैंडीज़ लेकर आया हूँ। वो कैंडीज़ देखते ही उसे लिली की याद आ जाती है कि किस तरह इसकी एक गलती की वजह से उसकी लिली उसे छोड़कर चली गई। कहती है मुझे इस कैंडी से नफ़रत हो गई है, क्योंकि लिली को यह पसंद थी और उस दिन के बाद से मैंने इसे खाना छोड़ दिया है। कहते हैं एक नौकर की याद में अभी तक तुम मुझसे नफ़रत कर रही हो? मुझे तुमसे नफ़रत है और इतनी नफ़रत कि तुम इसे कभी मिटा नहीं सकते हो। कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। याद रखो कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूँगा। तुम मेरी रियल वाइफ़ बनोगी और वो एक कंकुबाइन बनेगी, तभी तुम्हें जलन क्यों है? कहती है कि जब मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती तो रियल वाइफ़ फेक वाइफ़ का मतलब कहाँ से आता है? मैंने कहा ना, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहते हैं कि तुम क्या सच में उस नॉर्दर्न प्रिंस से शादी करना चाहती हो? कहती हाँ। कहते हैं याद रखो थ्रोन जिस दिन मेरा होगा उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। कहती ठीक है, जाओ जो करना है कर लो। इधर वो भी मार्केट में खड़ी होती है, कहती है कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और कुछ हेयर पिन भी खरीद लेते हैं। सबसे पहले वो हेयर पिन खरीदने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर कोई बैठा भी है जो लगातार अपनी रिंग को घुमा रहा होता है। उसे एक हेयर पिन बहुत पसंद आती है, लेकिन फिर से वो देखती है उसके बारे में बात कर रहा होता है कि तुम्हारी शादी तो उस प्रिंस इथन से तय हो गई है, तुम तो लव बर्ड्स हो ना। कहती लव बर्ड्स? मैं कभी भी लव बर्ड्स नहीं थी, हाँ प्यार जरूर था, लेकिन मेरी शादी अब कहीं और फिक्स हो चुकी है, तो इस बारे में बकवास मत करो। पता चलता है कि वहाँ पर नॉर्दर्न किंग बैठे हुए हैं। कहते हैं कि चलो अच्छी बात है। क्लेरा से मुलाकात हो गई। जब क्लेरा वापस आती है तो वहाँ पर इजाबेला खड़ी होती है। कहती है माफ करिएगा सिस्टर, लेकिन मेरी बहुत ही जल्दी प्रिंस इथन से शादी होने वाली है और मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आई है, क्या मैं इसे ले लूँ? कहती बिल्कुल ले लो, तुम्हें और जो कुछ भी चाहिए ना वो भी ले लो। उसने 2 जेट खरीदे होते हैं। कहती है कि ये जेट बनकर तैयार हो गए हैं। तो प्रिंस को क्या लग रहा था ना कि वो मेरे लिए जेट बनवाए हैं, एक वो अपने पास रखेगी, एक मुझे देगी। कहती है माफ़ करिएगा लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। कहते हैं मेरे लिए नहीं तो किसके लिए है? कहती है मैंने कहा ना ये तुम्हारे लिए नहीं है। प्रिंस बहुत दुखी हो जाते हैं, तो इसाबेला कहती है आप उसके पीछे मत जाइए ना, मैं भी तो औरत हूँ, मेरी तरफ देख लीजिए। हाँ ना कि मुझे एम्बैरेस मत करो, मैं क्लेरा से प्यार करता हूँ तुमसे नहीं। कहती है मैं आपका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश करूँगी। कहते हैं ठीक है शादी की तैयारी करो, मैं बस तुमसे शादी करूँगा और कुछ भी नहीं। वो वापस जा रही होती है तभी पता चलता है कि वहाँ पर इज़ाबेल आई है और उसके घर रूम का हर एक सामान लेकर जा रही है। कहती ये क्या है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती तो मैंने तो कहा था जो कुछ भी अच्छा लगे लेकर जाओ, अब इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और वहाँ पर उसकी पुरानी चीजें भी जला रही होती है, इवन उसके मदर फादर का जो टेबलेट होता है ना उसको भी जलाने की कोशिश कर रही होती है। कहती है चलो नीचे घुटनों के बल बैठो, मुझसे माफी मांगो और कहो कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे तो तुम्हारी मदर और फादर का टेबलेट छोड़ दूंगी, वरना नहीं। वो नीचे बैठ जाती है कि प्लीज़ मेरे मदर और फादर का टैबलेट उधर रख दो। ठीक है, नीचे नीचे झुको, नीचे झुको। उसे एक-एक बात अपनी मदर और फादर की याद आती है कि कैसे उन्होंने उनके साथ इतना अच्छा वक़्त बिताया और आज एक औरत की वज़ह से वो इस तरह यहाँ पर माफ़ी माँग रही है। जाते ही उसके पैर को पकड़ लेती है, कहती दे दो मुझे। वहाँ पर फिर से उसे पकड़ लिया जाता है और ज़बरदस्ती उसे मारने की कोशिश की जा रही होती है। कहती मैंने कहा ना कि वो टैबलेट छोड़ दो। कहती तुमने माफ़ी माँग ली फिर भी मैं ये टैबलेट नहीं छोड़ूँगी और वो वहाँ पर उस टैबलेट को जला देती है। कहती माफ़ करिएगा मदर फादर,
इज़ाबेला को मारती है, कहती है याद रखो कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। वहाँ पर वो चाबुक मंगाती है, कहती है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। लगातार उसे 10-20 चाबुक तो मार देती है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं, कहती है ये क्या कर रही हो? कहती है देखो ना प्रिंस इथेन, ये पागल हो गई है, मुझे मार रही है। कहती इससे भी पूछो कि इसने क्या किया है? कहते मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बस मैं अपने आप को डिफेंड कर रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहती ठीक है डिफेंड कर रही थी। इस पर प्रिंस इथन कहते हर बार तुम ऐसा क्यों करती हो बताओ ना। कहती है कि तुम कब तक इसकी परछाई के पीछे छिपे रहोगे? इथन कम से कम आंखें खोल कर देखो कि इसने किया क्या है। कहते हैं हाँ मुझे भी बताओ कि इसने क्या किया है। कहती है कि आज मेरे मदर और फादर की डेथ एनिवर्सरी थी और इसने दोनों टेबलेट चला दी हैं। आप बताओ मैं क्या करती। कहती है मैंने तो बस ऐसे ही किया था। तुम जैसा डॉग इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो एक लड़की को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुज़र सकता है। इज़ाबेला कहती है मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी ताकि हम लोगों की शादी अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर इसके मदर फादर की टेबलेट से नेगेटिविटी आ रही थी। अच्छा, नेगेटिविटी आ रही थी तो ये जगह ही क्यों नहीं छोड़ देती, किसी और जगह पर चली जाओ। प्रिंस से कहते हैं कि देखो तुम इस तरह की टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरी जगह का इंतजाम कर दिया है। एडिक्ट भी आ गया है, तुम आसानी से अब दूसरी जगह पर रह सकती हो। तुरंत वो उसे भी चला देती है। कहती है ना तो मुझे तुम्हारी जरूरत है ना दूसरी जगह की जरूरत है। देखो ना प्रिंस क्लेरा कितनी दुष्ट है, यहाँ पर सिर्फ ऐसा नाटक कर रही है ताकि आपकी नजरों में ऊंचे उठ पाए, लेकिन वो तुरंत धक्का दे देती है। इजाबेला कर उसे फिर से मारने लगती है। कहते आप तुम उसे नहीं मार सकती। कहते हैं मैं इसे इतना मारूंगी कि इसकी जान भी ले सकती हूँ। प्रिंस बैठे होते हैं और पूरे टाइम सोच रहे होते हैं कि कैसे बार बार जो है क्लेरा कह रही थी कि वो नॉर्दर्न प्रिंस से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी पीठ पर काफी निशान होते हैं। कहती है कि वो आपको बस डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो आपसे प्यार करती है और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कहते ठीक है तो इंतजार करो मैं अभी आता हूँ। वो जाते अपने फादर के पास। कहते क्या हुआ मेरे बेटे, यहाँ पर क्या करने हैं? कहते फादर मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। कहते बताओ। कि क्लेरा उससे शादी नहीं कर सकती, क्लेरा बस मुझसे ही शादी करेंगे। कहते हैं कि डे केयर जारी हो चुका है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। कहते हैं कि क्या मतलब? कहते हैं कि युद्ध होने वाला है, वापस आ जाना तो इस पर जरूर बात करेंगे, क्या पता मैं इस पर हामी ही भर दूं। कहते हैं ठीक है। इस पर यूनिक कहते हैं कि क्या आप सच में मान जाएंगे? कहते हैं नहीं, तब तक नॉर्दर्न प्रिंस आ जाएंगे और यहाँ से क्लेरा को लेकर जाएंगे। प्रिंस बहुत खुश होते हैं कि अब उनकी शादी क्लेरा से हो जाएगी। पीछे से आ रही होती है क्लेरा, तो इस पर प्रिंस खड़े हो जाते हैं कि जरूर वो उसके बगल बैठेगी, लेकिन वहां पर बैठने के बजाय वो जाकर नॉर्दर्न प्रिंस की जो बहन होती है ना उनके बगल बैठ जाती है। तभी पता चलता है कि वहाँ पर नॉर्दर्न प्रिंस भी आए होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं। इस पर प्रिंस कहते हैं कि देखने में कितना वाहियात लग रहा है, इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है। पता नहीं क्लेरा को इसमें क्या पसंद आया है, लेकिन अभी क्लेरा को पता चल जाता है कि उस दिन शॉप पर जो इंसान था वो नॉर्दर्न प्रिंस थे, कोई और नहीं। इजाबेला तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आखिर इसकी इतनी अच्छे लड़के से शादी कैसे हो सकती है, इसकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। वहाँ पर प्रिंस का मुंह पूरी तरीके से उतर जाता है। इथन मन में लगातार सोच रहे होते हैं कि मैं शादी होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वहां पर वो ड्रिंक करते हैं। तभी पता चलता है कि शादी टूटी ही नहीं। मैजेस्टी ने कहा था कि शादी तोड़ देंगे। वहां पर क्लेरा भी खड़ी होती है, कहती है मुझे शादी मंजूर है और मैं पूरी तरीके से नॉर्दर्न के प्रिंस से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्रिंस इतने नीचे आकर बैठ जाते हैं कि फादर आपने बताइए मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? आपने कहा था कि क्लेरा की शादी आप तोड़ देंगे। कहते हैं कभी भी नहीं टूटेगा उन दोनों का रिश्ता, उन दोनों का रिश्ता जुड़ चुका है। इजाबेला कहती है कि प्रिंस आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ तो आप मुझसे शादी करिए ना, किसी और से शादी क्यों करना चाहते हैं? कहते हैं कि नॉर्दर्न प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैं क्लेरा के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। वो उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी। पता चलता है कि जो जेट बनवाए थे असल में उसने एक नॉर्दर्न प्रिंस के लिए एक अपने लिए बनवाया था। अब तो ये देखकर प्रिंस इथन का दिल और टूट जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। दोनों हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं और प्रिंस इथन बस रोते रह जाते हैं कि मैं कभी भी उसको अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। अब ये दोनों मार्केट में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि जो नॉर्दर्न प्रिंस है पहले से ही क्लेरा को जानते थे, लेकिन कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कह पाए। इतनी देर में वहां पर फिर से बीच में कबाब में हड्डी की तरह से प्रिंस इतना चाहते हैं कि तुम इसके साथ नहीं मेरे साथ चलोगी, चलो ना मेरे साथ। कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ जाइए ना, उसके साथ अच्छा सा वक्त बिताइए। नॉर्दर्न प्रिंस भी कहते हैं कि हाँ, आपको मेरी होने वाली वाइफ के साथ यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ये रैबिट याद है ना कि तुमने क्या किया था? पता चलता है कि वो छोटा रैबिट बहुत बीमार होता है और क्लेरा का फेवरेट होता है। तब वहां पर प्रिंस ने उसकी दिन रात देखभाल की थी और उसकी जान बचाई थी। कहती वो तो पुरानी बातें थी, लेकिन वो रैबिट असल में उसे नॉर्दर्न प्रिंस ने दिया था छोटे में, इसी वजह से वो उसकी इतनी ज्यादा केयर करती थी। इजाबेला कहती है आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं, वो बेकार औरत है, वो दोनों का दिल जीतना चाहती थी और दोनों को फंसाना चाहती है।
मैं उसका पर्दाफाश करके ही रहूँगी। नॉर्टन प्रिंस ने एक रैबिट गिफ्ट में दिया था और वो उसी के साथ अपना सारा वक़्त बिता रही थी। लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है, तो वो ढूँढ रही होती है कहाँ पर है, कहाँ पर है? मैं फ्लफ़ी, फ्लफ़ी, फ्लफ़ी वो चिल्ला रही होती है, तभी इसाबेला कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है, चलो ना खा लो। कहती है क्या नाश्ता तैयार किया है? कहती है खाओ ना प्लीज़, खाओ ना। जैसे उसे खाती है कहती है कि पता है एक रैबिट इधर-उधर घूम रहा था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे यहाँ पर ढूँढ कर अच्छा-सा पकवान बना लिया। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? थी सिस्टर, वो आपका बिलव्ड पेट था लेकिन खाने वाली चीज़ थी, तो मैंने उसे पका दिया। मैं वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक पिंजरा लेकर आया हूँ, जिसमें तुम अपने फ्लफ़ी को इसमें रख सकते हो। कहती फ्लफ़ी को इसमें रखेंगे कैसे? क्योंकि उसे तो मार दिया गया है। कहती क्या मतलब किसने मारा? पता चलता है कि इज़ाबेला ने मारा। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ ना? तभी वहाँ पर नौतर प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा? कहती मुझे माफ़ कर दीजिएगा, फ्लफ़ी की डेथ मेरी वज़ह से हुई है। कहते कोई बात नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये इसकी गलती है तो मैं इसे जान से मार देता हूँ। तलवार सामने लगा लेते हैं, तो इस पर तुरंत ही प्रिंस एथन कहते हैं कि तुम इज़ाबेला को नहीं मार सकते। कहती है मुझे क्या पता कि इसका पालतू है। बेहोश होने का नाटक करती है। प्रिंस कहते हैं बहुत हुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। उसको उठाकर लेकर चले जाते हैं। तब इस पर क्लेरा कहती है कि थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर टाइम से आए। कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। इज़ाबेला को होश आता है। इस पर प्रिंस एथन कहते हैं क्या सच में तुमने उसे मार डाला? कहती है मुझे नहीं पता था, मुझे भूख लगी थी तो मैंने उसे पका कर खा लिया। कहते हैं ठीक है आराम करो, जब तक रिकवर ना हो जाओ ना यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। इधर क्लेरा लगातार ड्रिंक किए जा रही थी। कहते क्या हुआ है तुम्हें? सच में पहले प्यार को भूल नहीं पाई हो क्या? कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसके दुख से नहीं उभर पा रही हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लैंप जलाई जाती है। कहती है तुमने मेरे लिए किया? कहते हाँ तुम्हारे लिए किया। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, तभी वो बेहोश हो जाती है। उसे उठाकर लाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी केयर मैं जिंदगी भर करूंगा। दूर से ये सारी चीजें जो है इसाबेला देख रही होती है, तब उसे होश आता है। दासी बताती है कि कल पूरी रात प्रिंस ने आपकी खूब केयर की, तभी पता चलता है प्रिंस इथन जो है वहां पर फिनिक्स क्राउन लेकर आए हैं। कहते हैं कि ये जो है क्लेरा को देने जा रहा हूँ। कहती है क्लेरा को देने की क्या जरूरत है, वो तो उन्होंने कल पूरी रात नॉर्दर्न प्रिंस के साथ बिताई है। सेम रूम में रहने का मतलब है आपको पता ही वहां पर क्या हुआ होगा। कहते ये झूठ है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। कहती वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो भला क्यों नहीं कर सकते हैं, उनकी शादी भी होने वाली है, तो आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? पर सैनिक से पूछा जाता है कि ये बात सच है, तो सैनिक झूठ बोलता है कि हाँ उन दोनों ने रात बिताई है साथ में। तो वो उसे पैसे दे देती है कि तुमने अच्छा काम किया। प्रिंस जाते हैं, कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो नॉर्दर्न प्रिंस से, तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए फिनिक्स क्राउन लेकर आया हूँ। पता चलता है कि हमेशा से ही प्रिंस उसके लिए फिनिक्स क्राउन तैयार कर रहे होते हैं। चोरी चुपके फाइनली आज बन गया था, तो उसे देने आए थे। लेकिन अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। इसाबेला अभी भी आग लगाने में जुटी थी। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं और बहुत सारा गिफ्ट भी लेकर आए होते, शादी का गिफ्ट। कुछ दिनों में मुझे यहाँ से चलना है। लेकिन प्रिंस गुस्सा हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम दोनों में चाहे आज यहाँ पर युद्ध की ललकार ही क्यों ना छेड़नी पड़े, लेकिन मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। लेकिन वो दस्तखत कर देती है और सारा का सारा जितना भी गिफ्ट होता है ना उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है जाने के लिए। तब यहाँ पर नॉर्दर्न प्रिंस कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी पूरी तरीके से रक्षा करूंगा। सामने जाते हैं, प्रिंस एथन की मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझसे गलती हो गई। कहती है गलती अगर एक्सेप्ट भी करना चाहते हो ना, तो आज के बाद से मेरे रास्ते में मत आना। कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से कभी भी नहीं निकाल पाऊंगा। इधर वापस आते ही वहां पर प्रिंस एथन इजाबेला और उस सैनिक की बातें सुन लेते हैं, क्योंकि सैनिक अब इजाबेला को ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे और पैसे दो वरना प्रिंस को बता दूंगा कि तुमने झूठ बोला था कि नॉर्दर्न प्रिंस ने जो है क्लेरा के साथ रात बिताई। अब उन दोनों की बातें सुनकर वहां पर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। कहती मैं तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। कहते ठीक है, अब आज के बाद से मुझे दिखाई मत देना। एक एक बात को लेकर अब प्रिंस को बहुत पछतावा होता है कि उसने कितना गलत किया। उसे जब बेला बेला के चक्कर में पड़कर हमेशा ही उस पर शक किया जाते हैं। कहते हैं मेरे साथ चलो, मुझसे गलती हो गई। कहते हैं गलती का पछतावा तुम्हें हुआ तो है, लेकिन बहुत देर में हुआ, अब इसका कोई छोर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। कहते हैं कि देखो मैंने शादी का प्रस्ताव भी जारी कर दिया है, अब तुम मुझसे शादी करो। कहती कभी भी ऐसा नहीं होगा। नॉर्दर्न प्रिंस कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। इसी तरह अपनी गलती का पछतावा करते करते
बहुत टाइम बीत जाता है और हमेशा ही इज़ाबेला प्रिंस का दिल जीतने की कोशिश करती है, उसकी तरह कपड़े भी पहन लेती है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं कि दोबारा मेरे सामने आई ना तो जान से मार दूँगा। इसी तरह जितने भी खुलासे होते हैं इज़ाबेला के एक-एक करके सामने आने लगते हैं। मतलब उसने जितना भी गुनाह किया शुरू से लेकर अंत तक, प्रिंस के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अब नॉर्दर्न रेनिस्टीन में आकर वहाँ पर प्रिंस उसके साथ बैठ जाते हैं, कहते हैं तुम्हें याद आया कि मैं तुमसे पहले भी मिला हूँ? कहती मुझे अभी तक तो याद नहीं आया है। कहते हैं कि ये एक बार जब मैं अपनी फैमिली से छूट गया था और मुझे बहुत भूख लगी थी तो तुम ही थी जिसने मुझे ये हेयरपिन दी थी और साथ में खाने के लिए खाना भी दिया था। मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हें हर रोज़ ढूँढता था। हम देखते हैं कि इज़ाबेला को प्रिंस कहते हैं कि मुझसे दूर चली जाओ, कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। लेकिन इज़ाबेला जाते-जाते प्रिंस को जान से मारना चाहती थी। कहती है कि आपने मुझे यहाँ से जाने का आदेश दिया है तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन एक काम कर लीजिए, मेरे साथ लास्ट में बस एक ड्रिंक कर लीजिए। कहते हैं ठीक है। ड्रिंक करते हैं वहाँ पर जो है प्रिंस को चक्कर आने लगता है, उसमें ड्रग मिला होता है। कहती है एक बच्चा हो जाए ना हम लोगों का, बस सब कुछ सही हो जाएगा, और ना साथ में रात बिताते हैं। इस पर प्रिंस इथन कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी रात नहीं बिताऊँगा। कहती है क्यों? उसके प्यार में इतना पड़ गई कि मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं दिखती। मैंने जो भी गलत काम किया उसमें तुमने मेरा पूरा-पूरा साथ दिया। तो उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, कहती मरूँगी तो साथ में मरूँगी, तो मैं भी मारूँगी। हेयरपिन निकालती है, लेकिन गलती से वो हेयरपिन जो है इथन आँख पर पड़ जाती है जिससे आँख घायल हो जाती है। इधर अभी हम देखते हैं कि धीरे-धीरे टाइम बीता जा रहा था और इथन की एक आँख खराब हो चुकी थी और मैजेस्टी ने उसे मारने का आदेश दे दिया था। फाइनली अब उसका अंत समय आ चुका था। कहते हैं कि मुझे क्लेरा से मिलना है। कहते हैं तुम्हारी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और तुमने इज़ाबेला का कहना कुछ ज़्यादा ही मान लिया। अभी 5 साल बीत चुके होते हैं, पूरे 5 साल बाद वो अपने फादर से मिलने आई थी, उसकी एक बेटी भी थी। कहते हैं अरे मेरी बेटी फॉर्मेलिटीज़ मत करो, तुमने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया और ये मेरी ग्रैंडडॉटर है क्या? कहती हाँ, आप इससे मिल लीजिए। कहते हैं अरे तुम तो बिल्कुल मेरी क्लेरा जैसी हो। वहाँ पर उसकी बहनें भी माफ़ी माँगती है कि सिस्टर आपने हम लोगों के लिए सैक्रिफाइस किया, हम लोग आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तभी पता चलता है कि बेटी कहीं गायब हो गई है। अभी आज भी प्रिंस क्लेरा को उतना ही याद कर रहे होते हैं और छोटी बच्ची क्लेरा के बगल जाकर बैठ जाती है। कहते हैं अरे ये तो छोटी वाली क्लेरा है, तुम यहाँ पर क्या करने माँ के साथ आई थी ना, मैं बोर हो रही थी तो यहाँ पर आ गई। कहते अच्छा ठीक है। कहती अंकल आप ना ये ड्रिंक मत करिए। वहाँ पर वो जेट लेती है जो उसे क्लेरा ने एक बार दिया था। कहती जाओ और इसे अपने पास हमेशा ही रखना। वो भाग कर वापस आती है तो नॉर्दर्न प्रिंस कहते कहाँ चली गई थी। वो दोनों अपनी बेटी को लेकर वापस चले जाते हैं और प्रिंस के पास अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो तो अब क्लेरा से नजरें भी नहीं मिला सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद और क्लेरा और उसके हस्बैंड अपनी बच्ची के साथ खुश रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।